Hi again. First of all, I wish you and your family a very happy Holi and all the positive energy in this universe. I hope the last video helped you in the revision of section number 211 and section number 212. Now, in this video, we will discuss some judicial pronouncements related to section number 210. So, without wasting any time, let's get started. The Fly High Institute is providing recorded lectures of CS Professional Group second for December 23 attempt. To enroll, reach out to below mentioned number or email ID. Starting with the judicial pronouncements. ये जो judicial pronouncements हैं ये with respect to section number 235 है of Companies Act 1956 which now corresponds to section number 210 of Companies Act 2013. सबसे पहला जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है वो है मिसेस यू ए सुमांथियन अनादर वर्सेस दिग्विजय चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड. इसमें यह हेल्ड करा गया था कि कोई भी स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस नहीं है जो आपको प्रूफ करने हैं फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन नंबर 210. लेकिन हाँ, आपको कोर्ट को सेटिस्फाई जरूर करना पड़ेगा कि जो इन्वेस्टिगेशन है अंडर सेक्शन नंबर 210 इज मस्ट फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. और ये आप कैसे सेटिस्फाई करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड. तो जब हम सेक्शन नंबर 210 भी डिस्कस कर रहे थे, हमने ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस नहीं पढ़ी कि यार इन्हीं सर्कमस्टांसेस को प्रूफ करने पे इन्वेस्टिगेशन होगी. हमने सिर्फ इतना पढ़ा था कि सीजी मे ऑर्डर द इन्वेस्टिगेशन एंड सीजी शैल ऑर्डर द इन्वेस्टिगेशन. ये दोनों हमने पॉइंट्स पढ़े थे उसके अंदर बस. बाकी कोई सर्कमस्टांसेस वहां पे हमने डिस्कस नहीं करा था. तो ऐसा कोई भी सर्कमस्टांसेस प्रिस्क्राइब नहीं है सेक्शन नंबर 210 पे कि इन सर्कमस्टांसेस को प्रूव करोगे तो ही इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करी जाएगी. कोई सर्कमस्टांसेस प्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. बट हाँ, कोर्ट को बस आप सेटिस्फाई कर दो कि इन्वेस्टिगेशन सेक्शन नंबर 210 में ऑर्डर करना जरूरी है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. और ये कैसे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड. सेकेंड इसमें दिया है मोदी इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. मोदी इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये हेल्ड करा गया कि जो प्रेजेंस है ऑफ सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू एन इन्फरेंस ऑफ फ्रॉड, मिसफिजेंस, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या मिसकंडक्ट शुड बी देयर टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन. तो अब जो ऊपर हमने पढ़ा फर्स्ट वाला, उसमें जो सर्कमस्टांस वर्ड यूज हुआ है और जो यहाँ पर यूज हुआ है, दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है. यहाँ पर उनके कहने का बस ये मतलब है कि आप के पास क्या कोई रीजन है इस चीज के लिए कि हाँ सच में भी फ्रॉड, मिसकंडक्ट या मिसफिजेंस या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है. ठीक है, यहाँ पर सर्कमस्टांस का मतलब ये नहीं है कि आपको ये पॉइंट्स प्रूव करने पड़ेंगे. नहीं, जो आप जिस बेसिस पर बोल रहे हो, फ्रॉड हुआ है, मिसकंडक्ट हुआ है, मिसफिजेंस हुआ है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, वो आपको बताना है. वो अगर आप बताओगे तो उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करी जाएगी. तो जो भी आपका एप्लीकेशन होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, दैट मस्ट बी बैक्ड बाय रीजन कि आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि हाँ फ्रॉड हुआ है, मिसफिजेंस हुआ है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, मिसकंडक्ट है. सो ये जो प्रेजेंस ऑफ सर्कमस्टांस है विच इज लीडिंग टू एन इन्फरेंस ऑफ फ्रॉड, मिसफिजेंस, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या मिसकंडक्ट, ये होना चाहिए तो ही इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करी जाएगी. उसके बाद थर्ड वाले में रोहतार इंडस्ट्रीज वर्सेस एसडी अग्रवाल एंड अदर्स. इस केस में ये हेल्ड हुआ था when there are allegations of fraud on the part of a director of a company, कि डायरेक्टर्स जो है कंपनी के उन्होंने फ्रॉड करा है. तो अगर एलिगेशंस है फ्रॉड के डायरेक्टर के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन करना ही है, इन्वेस्टिगेशन मस्ट हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन करी ही जाएगी अगर प्राइमा फेसी एविडेंस है ऑफ एनी इंटेंशन टू डिफ्रॉड, फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल एक्टिविटीज और इंस्टांसेस ऑफ मिसकंडक्ट. तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर फ्रॉड का एलिगेशन डायरेक्टर्स के ऊपर लगाया गया है, उस केस में इन्वेस्टिगेशन तभी होगी जब कुछ ना कुछ प्राइमा फेसी एविडेंस हो. किस चीज का प्राइमा फेसी एविडेंस? कि हाँ डायरेक्टर का इंटेंशन था डिफ्रॉड करने का या फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल एक्टिविटीज का या इंस्टांस ऑफ मिसकंडक्ट का. तो वो प्राइमा फेसी एविडेंस होना चाहिए तो ही इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑर्डर करी जाएगी. उसके बाद में फोर्थ वन इज आंध्र प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस डेल्टा ऑयल्स एंड फैट्स लिमिटेड. इसमें यह हेल्ड हुआ था कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स बेस्ड ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट विदाउट एनी एविडेंस इन सपोर्ट इज नॉट इनफ टू डिमांड इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन नंबर 210. तो आप अगर क्या कर रहे हो ऑडिटर रिपोर्ट का यूज करके, ठीक है, कुछ आपने फैक्ट्स वगैरह ऑडिटर रिपोर्ट में से, फॉर एग्जांपल ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में कुछ ऑब्जर्वेशंस मेंशन करी, बेस्ड ऑन दैट ऑब्जर्वेशन अगर आप इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर चाहते हो अंडर सेक्शन नंबर 210 तो वो नहीं होगा. वो जो ऑब्जर्वेशन है ऑडिटर की, वो ऑब्जर्वेशन जब आप बताओगे कोर्ट में कि ये ऑडिटर की रिपोर्ट में लिखा हुआ है तो इसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दो, वो नहीं करेंगे. उसके साथ में कुछ ना कुछ सपोर्टिव एविडेंस, जो कॉरोबोरेटिव एविडेंस होता है वो भी देना पड़ेगा, जो
उस ऑब्जर्वेशन को या जो भी उस ऑडिटर रिपोर्ट में लिखा है उसको बैक करता हो। जब आप वो प्रोवाइड करोगे तो ही इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करी जाएगी। सिर्फ मेयर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स विच इज बेस्ड ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट, उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं करी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट एक केस लॉ जो है वो एग्जाम में आ सकता है, तो ये आप ध्यान रखना। उसके बाद दिल्ली फ्लोर मिल्क कंपनी लिमिटेड। दिल्ली फ्लोर मिल्क कंपनी लिमिटेड के केस में यह हेल्ड हुआ था कि अगर प्रॉफिट्स फॉल हो जाते हैं और वो प्रॉफिट्स फॉल हुए हैं ड्यू टू द मिसमैनेजमेंट या अदर बिहाइंड द कर्टन एक्टिविटीज जो कि विजिबल नहीं है, ठीक है। सो अगर प्रॉफिट फॉल होते हैं और वो कारण क्या है उसका, मिसमैनेजमेंट या कुछ और एक्टिविटीज जो विजिबल नहीं है, तो देयर मस्ट बी अ मटेरियल विच हाईलाइट्स द सेम, यानी प्रॉफिट मिसमैनेजमेंट या कुछ और बिहाइंड द कर्टन एक्टिविटीज के कारण फॉल हुआ है, इस चीज का कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए, इस चीज का कोई ना कोई मटेरियल होना चाहिए जो इस चीज को हाईलाइट कर रहा हो। इन दी एब्सेंस ऑफ सच मटेरियल, अगर ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो इस चीज को बैक कर रहा हो कि हाँ प्रॉफिट्स तो मिसमैनेजमेंट के कारण या अदर बिहाइंड द कर्टन एक्टिविटीज के कारण फॉल हुए, तो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं करी जाएगी। इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी ऑर्डर्ड। तो अभी तक जितने भी केसेस हमने पढ़े सब में एक चीज समझ में आ रही है कि सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट से काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ एविडेंस भी देना पड़ेगा। जब आप कुछ ना कुछ एविडेंस प्रोवाइड करोगे विच इज बैकिंग द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, तो ही जाकर के इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑर्डर करी जाएगी। उसके बाद सिक्स्थ है होटल श्वेता प्राइवेट लिमिटेड। इसके अंदर यह हेल्ड हुआ था कि इन्वेस्टिगेशन इज नॉट एन एंड। ये एक बहुत ही बेसिक मतलब पॉइंट है कि इन्वेस्टिगेशन इज नॉट एन एंड, इट इज ओनली अ मेजर टू फाइंड आउट द एलिज्ड रॉन्ग विच वुड लेटर बी प्रूव बाय द फैक्ट्स असर्टेंड लेटर ऑन। इसका मतलब ये कि इन्वेस्टिगेशन में बस हम पता कर रहे हैं कि यार एक्चुअली में कंपनी में गड़बड़ी चल रही है या नहीं चल रही है। फिर अब गड़बड़ी अगर चल रही है कंपनी में तो उसको भी प्रूफ करा जाएगा कि यार ये चीज किसने करी है। तो इन्वेस्टिगेशन इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। उसके बाद भी फर्दर प्रोसीडिंग्स वगैरह होंगी जहां पे प्रूफ वगैरह जो है वो प्रोवाइड करा जाएगा, एविडेंसेस वगैरह प्रोवाइड करे जाएंगे एंड उसके बेसिस पे फिर डिसीजन लिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है, इसलिए कुछ इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। उसके बाद सेवेंथ में एलेम्बिक ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड केस। एलेम्बिक ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड केस, इसमें यह हेल्ड हुआ था कि व्हेन द कोर्ट मेक्स एन ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब कोई कोर्ट ऑर्डर पास करती है इन्वेस्टिगेशन का, देन इट बिकम्स मैंडेटरी फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट एन इंस्पेक्टर। ये हमने 210 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। 210 का जो वीडियो मैंने डाला था उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट एन इंस्पेक्टर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट एन इंस्पेक्टर, और सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट एन इंस्पेक्टर उस केस में जहां पे कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास करा इन्वेस्टिगेशन का। तो ये वही बोल रहे हैं कि जब भी कोर्ट ऑर्डर पास कर देगी इन्वेस्टिगेशन का तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इंस्पेक्टर अपॉइंट करना ही पड़ेगा, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कोई और चॉइस नहीं है। तो ये भी केस लॉ में आपको आ सकता है, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी कोर्ट ऑर्डर पास करेगा इन्वेस्टिगेशन का, इट बिकम्स मैंडेटरी फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट एन इंस्पेक्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर अपॉइंट करने से मना नहीं कर सकती है, रिफ्यूज नहीं कर सकती है। उसके बाद में एट्थ वाला केस है विनोद कुमार कसेरा वर्सेस नंदलाल एंड सन्स टी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। विनोद कुमार कसेरा वर्सेस नंदलाल एंड सन्स टी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। इसमें यह हेल्ड हुआ था कि इन्वेस्टिगेशन पेटिशन में फैक्ट्स जो भी लिखे गए हैं जो कि एपरेंट है कंपनी की बैलेंस शीट से, यानी आपने इन्वेस्टिगेशन पेटिशन फाइल करी, उसमें आपने कुछ चीजें मेंशन करी, वो जो भी चीजें आपने उसमें मेंशन करी है 2000 विजिबल फ्रॉम दी बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी को पढ़ने पर भी वो चीजें समझ में आ जाएंगी, तो उस केस में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं करी जाएगी, क्योंकि सेक्शन 210 की इन्वेस्टिगेशन हम ऑर्डर करते हैं ऐसी चीजों को पता करने के लिए जो कि प्राइमा फेसी या जो कि अपेरेंट नहीं है, जो प्राइमा फेसी विजिबल नहीं है, जो अपेरेंट नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो भी आपने इन्वेस्टिगेशन पेटिशन में लिखा है वो अपेरेंट है फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, तो फिर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं है एक तरीके से। तो वो यही बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन पेटिशन में फैक्ट्स जो अपेरेंट है कंपनी की बैलेंस शीट से वो मेंशन करे हैं तो इन्वेस्टिगेशन विल नॉट बी ऑर्डर्ड। और उसके बाद है नाइन्थ वाला केस जेपी श्रीवास्तवा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस ग्वालियर शुगर कंपनी लिमिटेड। इसमें यह हेल्ड हुआ था कि रिक्विजिट शेयर होल्डिंग फॉर फाइलिंग दी पेटिशन अंडर सेक्शन नंबर 210 नहीं रखी है, क्योंकि इससे रॉन्ग डूअर्स को फायदा हो जाएगा। तो जब हमने सेक्शन नंबर 210 पढ़ा था वहां पे भी हमने कोई मिनिमम नंबर ऑफ या मिनिमम रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू शेयर होल्डिंग नहीं देखी थी कि आपके पास में अगर 50% शेयर होल्डिंग है कंपनी की तो ही आप जो है एप्लीकेशन दे सकते हो इन्वेस्टिगेशन के लिए। आपके पास अगर 10% है तो ही आप कर सकते, ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट वहां पर नहीं है। तो वो रिक्वायरमेंट क्यों नहीं रखी है, वो इसलिए नहीं रखी जिससे रॉन्ग डूअर्स को फायदा ना मिल जाए, क्योंकि अगर हम ऐसी कोई रिक्वायरमेंट रख देते हैं और ऐसी रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो पाती है तो फिर इन्वेस्टिगेशन कभी भी ऑर्डर नहीं हो पाएगी, कभी इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पाएगी, और रॉन्ग डूअर्स जो है दे विल कंटिन्यू टू प्ले फाउल विद द कंपनी, राइट। तो इसीलिए वो रिक्विजिट शेयर होल्डिंग वाली कोई लिमिट वगैरह यहाँ पर नहीं है।
हाँ, रिक्वायरमेंट सिर्फ इस चीज की कि आपको एक डाउट रेस करना है कि ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस ऐसा लग रहा है कि यार इन्वेस्टिगेशन कंपनी के अफेयर्स में होना चाहिए बिकॉज कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है। बट अभी जो ऊपर केस लॉ हमने पढ़े उससे ये चीज क्लियर हो गई कि सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट से काम नहीं चलेगा, देयर मस्ट बी सम corroborative एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ दोज फैक्ट्स, जिससे कि आप ये प्रूव कर सको कि येस द इन्वेस्टिगेशन इज नेसेसरी इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। And 10th one is Mayank Kochar versus Transport and Handling Equipments MFG Company Private Limited। इसमें यह हेल्ड हुआ था कि इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर जो कोर्ट पास करती है उसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते क्योंकि वो जजमेंट के नेचर में नहीं है। तो बेसिकली इसमें यह बोला गया कि से फॉर एग्जांपल कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर दिया, तो अब जो भी कंसर्न पर्सन है क्या वो उसके खिलाफ अपील कर सकता है कि नहीं नहीं इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए, तो वो उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकता क्योंकि दैट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर इज नॉट द जजमेंट, राइट, इट इज द पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन क्यों कोर्ट ने ऑर्डर करी, जिससे और चीजें कंपनी के बारे में पता चल सके। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि से फॉर एग्जांपल सेक्शन नंबर 210 में कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी, जो भी कंसर्न पर्सन है उसने अपील करना चाहा उस इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की तरफ और उसको अपील करने से मना कर दिया गया, तो क्या ये चीज सही है या गलत है? तो ये चीज सही है, वो अपील नहीं कर सकता बिकॉज दैट ऑर्डर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ जजमेंट, द ऑर्डर इज नॉट इन द नेचर ऑफ जजमेंट, और आप अपील सिर्फ जजमेंट के खिलाफ ही कर सकते हो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, मयंक कोचर वर्सेस ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग इक्विपमेंट्स एमएफजी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। सो ये सारे के सारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं, और इसका मैंने ये सेपरेट वीडियो इसलिए रिकॉर्ड करा है जिससे कि आप एग्जाम के एक दिन पहले जो है जल्दी से गो थ्रू कर सको, कम टाइम में गो थ्रू कर सको। I hope this video helped you in recalling the provision and get better understanding of the provisions discussed. Thank you so much for watching this video and I will see you in the next one.